हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी से चल रही है। और जो लोग गेट की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एज अ फ्यूल ये वीडियो काम कर सकती है। जो इस साल तैयारी कर रहे हैं प्लस जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि पीएसयूज़ क्या रहती हैं, किस तरह से कंट्रोल होती हैं और क्या पीएसयूज़ का कैटेगराइजेशन है, क्या क्या पीएसयूज़ इंडिया में हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियोस मैं लेके आऊँगा उसमें मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूँगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या एज लिमिट रहती है, क्या बेसिक पे रहता है और किसके थ्रू, गेट के थ्रू या पर्सनल एग्जाम्स के थ्रू किस तरीके से सिलेक्शंस हुआ करते हैं। तो ये दो वीडियो हम डिस्कस करेंगे और इन वीडियोज़ के बाद आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल फील होगा, प्लस आपको एक वर्थ फील होगा कि किस तरह से 2020 और 21 में जो गेट के थ्रू सिलेक्शंस कम हुए थे वो फिर से इंक्रीज़ होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत सारी पीएसयूज़ हैं इंडिया में, सारे मैं लिस्ट आउट करवाऊंगा, टोटल नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग 6th सेमेस्टर में थे तब तक हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज अबाउट द गेट, अबाउट द पीएसयूज़ नहीं थी। रीज़न बीइंग हम लोग थोड़ा मौज मस्ती में ज़्यादा रहा करते थे और एकेडमिक्स में थोड़ा सा वीक हम लोग थे। वंस हमने जब कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया उसके बाद हमें धीरे धीरे चीज़ें पता लगने लगी, जब हमारे टीचर पढ़ाते वक्त हमें थोड़ी थोड़ी बातें बताया करते थे। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि गवर्नमेंट ओन्ड एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकता है। ठीक है, आपकी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकता है और आपका स्टेट ओन्ड भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करें, 1951 में देयर वर ओनली 5 पीएसयूज़, खाली 5 पीएसयू थी। उसके बाद धीरे धीरे पीएसयूज़ को इम्प्रूव किया गया। देखिए पीएसयूज़ इसलिए बनाई गई थी ताकि उनके थ्रू गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी? या आइदर तो वो टैक्स कलेक्ट करेगी या फिर वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज देगी। अब टैक्स तो डिपेंड करता है दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स पे और इंडिविजुअल की इनकम पे, बट जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज अगर कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइज प्रोड्यूस कर रही है तो उसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। इसी चीज़ के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाई गई थी कि हम गवर्नमेंट की कुछ हम कंपनीज रखेंगे जिनके थ्रू हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयूज आपकी होती है उसका जो हेड होता है, इट इज़ हेडेड बाय द हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, मैं पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। उनमें से जो एक हेड रहेगा वही उसका चेयरपर्सन कहलाता है। ठीक है, जनरली वो सीनियर मोस्ट होता है, उसके लिए कुछ ना कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कि स्पेसिफिकली डीओपीटी रिक्रूट करके देता है। ठीक है, रिक्रूट इन द सेंस आपका फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होता, ऑफकोर्स ये बहुत हायर पोस्ट है, ये एक्सपीरियंस बेसिस पे होता है। किस तरह से होता है हम वो डिस्कस करेंगे। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक चेयरपर्सन रहेगा, बाकी बोर्ड मेंबर्स रहेंगे। ये जो बोर्ड मेंबर्स आपके रहते हैं, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो जनरली आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर्स लेके आती है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी रिक्रूट करती है इन डिफरेंट सर्विसेज। यही डिफरेंट सर्विसेज के लोग बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ पीएसयूज, उनका जो वर्क प्रोफाइल है उसके रिक्वायरमेंट से जिसका वर्क प्रोफाइल ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज मैच कर जाता है, वो लोग उसके पर्टिकुलर इंटरव्यूज़ में और इनमें बैठ सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली इन पोस्ट के लिए फिर से इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, चलिए, और आप एक जो मेजर चीज़ है कंसर्न की वो ये है कि फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास रहती है। इसका मतलब है जो फाइनेंशियल डिसीजंस पीएसयूज लेती है वो अपने खुद के ले सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स और या उनमें जो भी कंपोजिशन है। वो कंपोजिशन भी हम डिसाइड करेंगे, अभी देखेंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। हाँ, जो फुली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती है। ठीक है, ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सिर्फ आती है सिर्फ पीएसयूज़ में। ठीक है, इसीलिए पीएसयूज़ का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। जो फुली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो एम्प्लॉइज आते हैं उनकी सैलरी भी और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी रेगुलेटेड होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी जितनी भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, जो भी बताऊंगा वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2021-22 के
रिपोर्ट में दी है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। 2021-22 की रिपोर्ट है, इसका मतलब है 2020 से 21 का जो डिटेल्स हैं उनके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। चलिए डिस्कस करेंगे। देखिए एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है, 389 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, जो PSUs जिनको आप बोलते हैं, 389 PSUs थी, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर ये काम कर रही थी। इन 389 आउट ऑफ दीज 389 PSUs 255 ऑपरेशन में थी, बाकी ऑपरेशन में नहीं है, ठीक है, फुली और पार्शली बंद पड़ी है, ठीक है। इन 255 में से जो कि ऑपरेशनल थी 177 प्रॉफिट में रही हैं, जिन्होंने टोटल 1,89,320 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो आप जिस भी PSUs का प्लान कर रहे हैं उसका आप गूगल सर्च कर लेंगे कि उसका पिछले साल का क्या प्रॉफिट रहा है, और फिर आप देख लेंगे कि PSUs में आपकी PSU का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। ऐसे ही 77 PSUs थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जिन्होंने लॉसेज उठाए हैं, 31,058 करोड़ के टोटल लॉसेज हुए इन 77 PSU से। एक PSU थी सेंटर के अंडर जिसका कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं था, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि ये कौन सी PSU थी, ठीक है। सेंटर के अंडर के जो PSUs हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बोर्ड की बात करते हैं। जो बोर्ड रहता है PSU का वो किस तरह से डिसाइडेड रहता है, कौन कौन मेंबर होते हैं, किस तरीके से आते हैं, कैसे चीज़ें कंट्रोल होती है। देखिए सबसे ऊपर रहता है चेयरपर्सन या मैनेजिंग डायरेक्टर, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो चेयरपर्सन होता है ये बोर्ड मेंबर्स में से ही एक होता है जो सीनियरिटी में सबसे आगे रहता है। और सीनियरिटी में ऐसा नहीं है कि ये लोग उसी PSUs में शुरू से काम कर रहे होते हैं, बोर्ड मेंबर्स अलग से सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी के बोर्ड मेंबर होते हैं, नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फंक्शनल डायरेक्टर और गवर्नमेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो चेयरपर्सन है उसका जो अपॉइंटमेंट है ऑन द बोर्ड ऑफ PSU इज़ डन बाय कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री उसका मतलब सिलेक्शन करेगी। अब इसमें जो गवर्नमेंट डायरेक्टर्स होते हैं उसका जो पूरा बोर्ड रहेगा उसमें मैक्सिमम 2 रहेंगे गवर्नमेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। फंक्शनल डायरेक्टर जो रहेंगे वो लेस देन 50% रहेंगे और बाकी सब क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका डुअल रोल होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट का पार्ट भी है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी है। इसका मतलब ये है कि वो एज अ डायरेक्टर भी फंक्शन करता है और एज गवर्नमेंट का जो एजेंट आप कह सकते हैं एक टाइप से, उसको अदरवाइज ना ले, दोनों का बीच का लिंकअप होता है। मतलब जितने भी डिसीजन हो रहे हैं PSUs में, जितना भी काम चल रहा है, वो सारा रिपोर्टिंग ये लोग डायरेक्टली अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं, ठीक है। देन आपके फंक्शनल जो डायरेक्टर होते हैं, फंक्शनल डायरेक्टर जैसा कि नाम बता रहा है कि जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे, जैसे आपका मार्केटिंग हुआ, HR मैनेजमेंट हुआ, आपका प्रोडक्शन यूनिट हुआ, आपका सेल्स लाइन हुआ, इस टाइप की अलग अलग डिफरेंट हेड्स में जो डिवाइडेड रहता है आपका PSU, उन सबको एक एक डायरेक्टर हेड करता है, ठीक है। और जनरली ये जो हेड हैं ये 5 साल के टेन्योर के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है ये ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। देन आपका जो नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, their constructive role is essential for smooth and transparent functioning of the company. These directors play an important role in various committees of board, that is audit committee, nomination and remuneration committee, CSR committees। बहुत डिफरेंट नॉन फंक्शनल टाइप की कमिटीज़ बनती हैं जिनके ये मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इन लोगों को 3 साल के लिए लिया जाता है, ये डेपुटेशन वाली पोस्ट, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है जिसमें बोर्ड मेंबर्स बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, PSUs के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों डेवलप करवाई है। वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं web.digcareerthrust.com, ठीक है। और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे देख सकते हैं, दीवाने IES एंड गेट, ठीक है। इस एप्लीकेशन में हम धीरे धीरे कंटेंट ऐड कर रहे हैं, बहुत सारा फ्री मटेरियल भी एडेड है, प्लस BHL की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, HPCL की इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्लस मेरे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन में अवेलेबल रहेंगी, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आप वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन में भी दे सकते हैं, ठीक है। और फर्दर जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वो रिवीजन लेक्चर्स की कर रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द मंथ ऑफ
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन रिवीजन लेक्चर्स में हम सभी फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे कि किन फार्मूला का क्या एप्लीकेशन है, क्या उनमें एरर एग्जामिनर करवाता है, किस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इन सब में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर वर्कआउट हमने चालू कर दिया, जैसे कंप्लीट होगा हम अपलोड करना चालू कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा गेट का जो फुल लेंथ टेस्ट है वो भी हम बना रहे हैं, ताकि आपका एक से फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट का वेटेज है 5 क्वेश्चन पर टेस्ट, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका 10 अगर फुल लेंथ टेस्ट मैं बनाता हूँ, टोटल फुल लेंथ टेस्ट, तो इस सब्जेक्ट के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। ये वो 50 क्वेश्चन रहेंगे जो एक बंदा अगर करता है तो उसका पूरा सब्जेक्ट कवर अप हो जाता है। मेन जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ है। तो इस टाइप से गेट के जो फुल लेंथ टेस्ट है उन पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, प्लस रिवीजन वीडियोस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। 2 चीज़ पाइपलाइन में है, ये जल्दी ही आपको मिल जाएगी विदिन अ मंथ। बाकी ये चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैटेगरीज देखते हैं। पीएसयूज़ को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। मेन कैटेगरीज आपकी रहती है महारत्ना पीएसयूज़, नवरत्ना पीएसयूज़, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, ठीक है। इनमें आपको बहुत डिटेल्ड में और आपके हिसाब का एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है। जनरली जो महारत्ना कंपनी होती है उनका एंट्री जो बेसिक लेवल हो, बेसिक पे होता है 60,000 होता है, ठीक है, बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। तो इन हैंड सैलरी आपकी 80 to 85 के 1000 बन जाती है, ठीक है। नवरत्ना जो कंपनी होती है वो जनरली 50,000 के आसपास आपकी बेसिक पे रखती है, और मिनी रत्ना जो कंपनीज होती है वो 30 to 40,000 के आसपास रखती है बेसिक पे, ठीक है। तो ये आपके काम की चीज़ ये है। बाकी अगर आप टेक्निकल चीज़ों पे जाएंगे कि गवर्नमेंट किस हिसाब से डिसाइड करती है, क्या उनके पर्सनल बेनिफिट होते हैं महारत्ना में आने के या नवरत्ना में आने के, वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे लिखी हुई आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप महारत्ना कंपनी की बात करें तो उसका जो पिछले 3 साल का एवरेज एनुअल प्रॉफिट है वो 2500 करोड़ के से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। या फिर एवरेज एनुअल नेट वर्थ जो आप कंपनी की है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो पिछले 3 साल में, ठीक है। तो इसी टाइप से अलग अलग चीज़ें डिफाइन कर दी गई है। इसमें आप ये चीज़ आपके कहीं काम नहीं आती। जनरली बहुत सारे इंस्टीट्यूट बताते हैं कि ये चीज़ें याद रखो, आपको पता होना चाहिए, आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प करती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो कन्वेंशनल तरीके हैं इंटरव्यूज़ की प्रैक्टिस करवाने के, वो मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट्स को छोड़ देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको पूरा लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी महारत्ना में आती है, कौन मिनी रत्ना में आती है और कौन नवरत्ना में आती है, ठीक है। BHEL, BPCL, CIL, गेल है, HPCL, IOCL, NTPC है, ONGC है, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, PGCL है और SAIL है। ये सारी कंपनीज जो हैं ये आपकी महारत्ना कंपनी है एज ऑन फरवरी 2022। इस डेट को ये सब कंपनियां महारत्ना में काउंट हो रही हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं नवरत्ना कंपनीज़ की मैं बात करता हूँ, नवरत्ना कंपनीज़ में आपकी BEL आती है, CCIL आती है, EIL आती है, HAL आती है, MTNL आती है, NACL आती है, NBCC आती है, NLC आती है, NMDC आती है, ऑयल इंडिया लिमिटेड आता है, RINL आता है, REC आता है और SCCI आता है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज़ हैं, 13 कंपनीज़ हैं जो आपकी नवरत्ना कंपनीज़ हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं मिनी रत्ना की बात करता हूँ, इसमें कैटेगरी 1 में टोटल आपकी 62 कंपनीज आती है, ठीक है। तो आप इस स्क्रीनशॉट इस वीडियो का ले सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। और कैटेगरी 2 जो है उसमें आपकी 63 to 74, इसका मतलब 12 कंपनीज इसमें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये सारी जो PSUs मैंने आपको बताई है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, इनमें मेजर जो कंपनीज़ हैं जो रिक्रूट करती हैं बहुत मेजर अमाउंट में, उन सब का क्या एज क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है कि वो खुद के एग्ज़ाम लेती है या गेट के थ्रू लेती है, और क्या उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको एक परफेक्ट आइडिया लग सके कि जितनी भी PSU है उनमें मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, कौन सी PSU मेरे को सेपरेट एग्जाम से लेगी, कौन सी PSU मेरे को गेट के थ्रू लेगी। तो उससे आपको क्लियर कट समझ आएगा कि मेरे को थोड़ा सा नॉन टेक पकड़ के और सेपरेट PSUs के एग्ज़ाम देने चाहिए, या फिर मेरे को गेट पे फुल फोकस करना चाहिए ताकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएं।
दोनों ही चीज़ें एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। चलिए, इसके अलावा कोई आपका डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।